नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस मध्य प्रदेश और आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अभिभाषण में सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश सरकार राम राज्य के पथ पर चलते हुए प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। उधर विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन के भीतर और बाहर जमकर सियासत हुई, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर दिया। हालांकि अपने इस रुख पर वो खुद ही अलग थलग पड़ गए। कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा करते हुए यहां तक कहा कि पटवारी ने ठीक नहीं किया और इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल के भाषण को लीक करने के आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से कर दी। नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर जीतू पटवारी पर कार्रवाई की मांग भी की। जवाब में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मोर्चा खोल दिया। लक्ष्मण सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि बजट के पहले ही बजट की गोपनीय जानकारी लीक हो गई है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की, तो इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा। तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर उनके सदन से अनुपस्थित रहने की याद दिलाई। तो पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें नेता सदन को बदलने की मांग कर दी। कुल मिलाकर बजट सत्र के आगाज के मौके से ये संकेत तो साफ मिले हैं कि सत्र हंगामेदार रहेगा, लेकिन कांग्रेस का रुख जिस तरह अलग थलग लग रहा है तो सरकार को किस तरह घेरेगी ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी नहीं आने दी। अधोसंरचना के विकास के लिए विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार आई तो उससे 1.5 गुना ज्यादा खर्च किया है। फिर समाज के अलग अलग वर्गों के, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है। हिंदुस्तान में पहली बार यह हुआ है कि फसल बीमा योजना का 7,618 के खाते में डाला गया है। 3,000 करोड़ रुपया पहले अलग से आरबीसी 6-4 के अंतर्गत दिया गया था। 10,500 करोड़ से अधिक रुपए की राशि फसल के नुकसान की किसानों को मिली है। 49 लाख किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अलग है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए गए और उसी को रेखांकित महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया। प्रदेश विधानसभा की सदन का नेता गोपाल भार्गव या नरोत्तम मिश्रा को बनाया जाए, ये मांग पत्र मैं अभी स्पीकर साहब को देने जा रहा हूँ। सदन का नेता गोपाल भार्गव सीनियर हैं या नरोत्तम मिश्रा को संसदीय ज्ञान ज्यादा है, उनको सदन का नेता बनाया जाए। गोविंद सिंह ने कहा है कि वो नेता बनने तैयार हैं। अब बताएं सज्जन सिंह जी अब क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और हमारे नेता हैं, सदन के नेता हैं। अब गोविंद सिंह ने कहा कि अगर वो बन जाए, उन्हें दिक्कत नहीं तो उन्हें बना लो गोविंद सिंह। मैंने दोनों सवाल का जवाब दिया है, अब वो जवाब दें। सर, कल सज्जन सिंह वर्मा ही कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष ऐसे लोग। सर, गोविंद सिंह कह रहे हैं सर षड्यंत्र रच रहे हैं नरोत्तम मिश्रा में पार्टी में फूट डालने के लिए, सर इस तरह हमें लड़ाने के लिए। अगर मेरे षड्यंत्र से उनकी पार्टी फूटती है तो उनको विचार करना चाहिए। सर, कल सज्जन सिंह अंतर्मुखी होना चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं गोविंद सिंह। तो आज से सत्र की शुरुआत हुई है और अभिभाषण की जो प्रमुख बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है, ये सारी बातों का जिक्र आज अभिभाषण में राज्यपाल ने किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही भारत मंत्र बन गया है। जिस तरह से यहाँ पर तारीफ यहाँ पर सरकार की गई है। अभिभाषण की जो प्रमुख बातें बता रहे हैं आपको, सरकार राज्य के 8.5 करोड़ नागरिकों के सहयोग से कार्य कर रही है।
तो इन बातों का जिक्र आज अभिभाषण में किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प के लिए कार्य कर रही है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की तारीफ आज अभिभाषण में की गई। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। एमपी तेजी से आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरा है। चलिए, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ राजावत है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका शो में स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले आपसे पहला सवाल यही है मेरा, आज सत्र की शुरुआत हुई है, बजट सत्र की शुरुआत हुई है, अभिभाषण हुआ, लेकिन आज पहले दिन ही जो पार्टी अलग थलग नजर आ रही है, एक तरफ जीतू पटवारी है तो दूसरी तरफ पार्टी अलग हो गई है कि जो उन्होंने बहिष्कार किया है वो अलग है, पार्टी साथ में नहीं है। देखिए, मैं इसको बड़े मुर्दे को खोदना नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया इसके ऊपर, उन्होंने अपना वक्तव्य भी दे दिया है मीडिया के सामने। तो मेरे हिसाब से इस बात को कोई ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगर आप बजट की बात करना चाह रहे हैं और राम राज्य की बात जो आई है सामने, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो मेरे पास आज पूरे आंकड़े रखे हुए हैं। एनसीआरबी के भी आंकड़े हैं मेरे पे, नीति आयोग के भी आंकड़े हैं, किस प्रकार से केंद्र ने को 60% जो धनराशि मध्य प्रदेश को देनी चाहिए अभी तक किन किन योजनाओं में नहीं दी है, और किस प्रकार से 3,75,121 करोड़ के हम कर्जे में, जिसमें से 20% हमारा मतलब करीब 60,000 के करीब हमारा ब्याज में चला जाता है। तो कम से कम इस पे बात करें तो बेहतर होगा, और मध्य प्रदेश की जनता भी जाने कि हमारे मामू शिवराज मामा कैसे मामू बना रहे हैं, कैसे पूरे मध्य प्रदेश को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। तो इस पर चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छी बात रही। नहीं तो क्या मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरेंगे फिर? अगर पार्टी के साथ में अगर नहीं नजर आ रही तो क्या मुद्दे क्या होंगे? देखिए, कल माननीय रघु ठाकुर जी की एक किताब का विमोचन था, कोरोना काल। उसमें माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह साथ में बैठे थे और मन से ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हमारे बीच में कोई गुटबाजी नहीं है। पूरी पार्टी में गुटबाजी है तो नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और एक बीमार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है। अगर गुटबाजी नहीं हो तो कौन? आप देखिए, गोपाल भार्गव के पीछे नरोत्तम मिश्रा जी लगे, नरोत्तम मिश्रा जी के पीछे बीडी शर्मा जी लगे हैं, और इन तीनों के पीछे शिवराज सिंह जी लगे हैं। और अगर इससे भी उलहदा अगर आप देखा जाए तो इंदौर के बैठे हुए कैलाश विजयवर्गीय जी वो अलग लगे हैं। तो मुख्यमंत्री की फहरिस्त में बहुत भाजपा के अंदर बैठे हुए हैं। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। और हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, ये पूरी जनता के मुद्दे हैं जो मैं लेके बैठा हूं। नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट है कि 60% जो केंद्र से आना चाहिए था वो पैसा किसी भी योजनाओं में नहीं आया है। ये सारे के सारे आंकड़े मेरे पास हैं, अगर आप इसको जूम करके दिखा सकती हैं तो दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से मुद्दे आप उठाना चाहते हैं। आप मुझे खुलकर बताइए एक बार कि क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, कैसे पूरे सत्र में आप सरकार को घेरेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 37% बेहद गरीबी के नीचे लोग हैं। इस पे आज तक कभी भी हमारे मुख्यमंत्री नहीं बोलते। और आप इसमें अगर आप वहीं आगे जाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले 71.31% है, जिसमें झाबुआ और बड़वानी सबसे आगे, डिंडोरी, मंडला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, नीति आयोग ने साफ बोला है कि आदिवासी भाई बहनों के लिए जो केंद्र से स्वीकृति आनी चाहिए थी, जो पैसा आना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है। शून्य है। उसकी भी ये रिपोर्ट रखी हुई है। आप बोलेंगे आपके माध्यम से जिस विधायक, जिस मंत्री और मुख्यमंत्री को चाहिए, कांग्रेस भेज देगी। और भी मुद्दे आपको बता देता हूँ। योजनाओं पर घात, विकास के आधार पर आघात किया इनने जनता के साथ में। मोदी सरकार और शिवराज सरकार ने उनको 10 माह बीत जाने के बाद भी केंद्र को करीब 2,44,000 करोड़ रुपया देना था, जिसमें से मात्र 1,39,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया है। और राज्य सरकार को इसमें 40% राज्य सरकार देती है, 60% केंद्र देता है। तो ये केंद्र ने अभी तक 11 माह निकल चुके हैं, 10 माह निकल चुके हैं और बजट आने वाला है। अभी तक हमारी 25 से 30% जो राशि बची है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। आप बजट किस बात का ला रहे हो? आप किस बात की योजनाएं दिखा रहे हो? आप जो बजट का पैसा आ रहा है उसको सिर्फ आप विज्ञापनों में खर्च करके जनता को बेवकूफ बना रहे हो। ये योजना ला रहे हैं। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं हैं, योजनाओं में 74% पैसा दिया ही नहीं है।
जो 100% योजनाएं चालू की थी उसमें से 74% योजनाओं को पैसा नहीं मिला है, मात्र 25% योजनाओं को पैसा मिला है, जिसमें केंद्र से कोई भी रुपया कोई भी मांगने को भी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के मुखर होके जाएं और अपने प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, क्या कारण है कि आप पैसे नहीं मांग रहे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, इसका जो बजट है 37.84% हिस्सा ही उपलब्ध कराया है। अभी 37 पैसा आया है, बाकी का अभी पैसा आया नहीं है। आपको बता दूं, किसान कल्याण कृषि विकास विभाग, जिसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पे भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कार्य कर रही है, इसमें 43.34 पैसा आया है अभी तक। 43.34% अभी पैसा आया है केंद्र से और राज्य से, दोनों से मिला के। अभी इसका 60% पैसा दिया ही नहीं है और बजट भी लागू हो गया, नया बजट आने लगा है। चलिए अगला बता दूं, स्कूली शिक्षा, बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता उमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लेती हूँ इस खास हमारे कार्यक्रम में। उमेश शर्मा जी, आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत हैं, वो तो कई मुद्दों को लेकर पूरे आंकड़े लेकर साथ में बैठे हैं और सरकार को घेरने की अपनी रणनीति बता रहे हैं। बीजेपी का क्या प्लान है, किस तरह से सरकार जो है, क्या रणनीति है बीजेपी की? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो विधानसभा है वो कोई रण का सम्रांगण क्षेत्र तो है नहीं, और जिस समय बजट सरकार प्रस्तुत करेगी और जैसी संसदीय प्रणाली होती है कि बजट सदन में प्रस्तुत होने के बाद फिर बजट में बहस के लिए एक समय निर्धारित करा जाता है, और जिस समय बजट पर बहस होगी उस समय सरकार अपने पक्ष का प्रतिपादन करेगी और हमारे विपक्ष के मित्रों के जो बिंदु होंगे उन बिंदुओं का भी सिलसिलेवार जवाब विधानसभा के पटल पर दिया जाएगा। पर चूंकि अभी बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि बजट किस प्रकार का होगा, बजट में शिक्षा के लिए क्या होगा, बजट में कृषि के लिए क्या होगा, बजट में स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, बजट में खेल के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें अभी अनुमान आधारित है। तो अनुमान आधारित विषय पर तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई बात करना मेरे लिए ठीक नहीं है। आज तो मुझे लग रहा है कि सदन के अंदर जो सबसे ज्वलंत विषय रहा है वो ये विषय रहा है कि जितनी अधीरता कांग्रेस के मित्रों को होती है, उस अधीरता का प्रदर्शन आज मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और इंदौर के बिजल राव से विधायक जीतू पटवारी जी ने करा। उन्होंने तो अभिभाषण आने के पहले ही बता दिया कि अभिभाषण में ऐसा होगा, अभिभाषण में ऐसा होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को सदन के अंदर बैकफुट पे आना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को ऑफिशियल सदन पटल पर बयान देना पड़ा और माननीय कमलनाथ जी ने सदन के अंदर कहा कि हम जीतू पटवारी जी से सहमत नहीं है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। और सदन के बाहर दिग्विजय सिंह जी ने इस बात को दोहराया। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये जल्दबाजी जो है ये कांग्रेस पार्टी के मित्रों को दुविधा में खड़ी करती है। और आज जीतू पटवारी जी के संसदीय आचरण ने तो पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ नहीं, उसके पहले उन्होंने अभिभाषण के बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ कर दी। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अभी बजट आना शेष है। बजट किस प्रकार का होगा, उसके आंकड़े क्या होंगे और किस सुविधा के लिए, किस क्षेत्र के लिए क्या वित्तीय प्रावधान करे जाएंगे, ये जिस समय बजट आएगा उसके बाद हम अधिकार पूर्वक कांग्रेस के मित्रों की आलोचना का और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे और सरकार के पक्ष का प्रतिपादन भी करेंगे। चलिए सिद्धार्थ जी, सुना आपने। यहाँ पर तो यहाँ सरकार जो बीजेपी है वो बजट का इंतजार कर रही है और बजट जब आएगा उसके बाद चर्चा करेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली उमेश जी ने। मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि वो जो भी आलोचना होगी उसको भी स्वीकार करेंगे। ये स्वीकार करते हैं, यही है ना एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है वो हम उसका निर्वाह करेंगे। और अगर कोई गलती होगी तो आप भी स्वीकार कीजिएगा। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने जो बात रखी उसके लिए भी। और रही बात जो आप बात कर रहे थे हमारे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी की, हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, तो मैं इससे पूर्व में आपको बोल ही चुका हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है सदन के अंदर कि जो भी हुआ वो उसके लिए उन्होंने बोला ये पार्टी की कोई गाइडलाइन नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो उमेश जी को इस बात पे नहीं जाते हुए बजट पे रहना चाहिए। सिद्धार्थ जी, आप कह रहे थे आपके पास कई आंकड़े हैं जिनको लेकर आप सरकार को घेरने की आपकी प्लानिंग है, किस तरह से वो आंकड़े बताना चाहेंगे या कोई मुद्दे बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, ये मेरे पास बजट प्रावधान एवं केंद्र से प्राप्त स्वीकृतियों का विवरण है। ये है अप टू 31/1/2022। इसमें पुलिस बल का आधुनिकीकरण के लिए 40% राज्य सरकार देती है, 60% केंद्र सरकार देती है। और इसमें से अभी तक हमारी राज्य सरकार दे चुकी है 3050, मतलब 3000 करोड़ रुपए के करीब दे चुकी है।
और राज्य सरकार से करीब आना चाहिए था इसमें, माफ कीजिएगा, 1830 करोड़ रुपया देती है राज्य सरकार और 2500 करोड़ रुपया आना था केंद्र सरकार से, जो कि केंद्र सरकार से मात्र 137 करोड़ रुपया आया है। अब रही बात अनुसूचित जाति जनजाति के थानों की स्थापना, ये 6,000 लगभग 6,000 करोड़ का इसका बजट रहता है, जिसमें से राज्य सरकार देती है 3160 और केंद्र सरकार देती है 3185। इसका लगभग 49% केंद्र सरकार देती है और 51% का हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहती है, जिसमें से ना तो अभी राज्य सरकार ने इसमें से कुछ, राज्य सरकार ने 3,000 के करीब खर्च कर दिया है, पर केंद्र सरकार से 1 रुपए की राशि नहीं आई है। अब रही सुरक्षा संबंधी व्यय, ये 1211 करोड़ का है और इसमें 484 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी और 727 करोड़ रुपया केंद्र देगी। इसमें शून्य मिला है, जीरो अभी तक कुछ नहीं आया है। अब रही नारकोटिक्स शाखा का पुनर्गठन 42 करोड़ का है, इसमें से केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, 17 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया है। अब आप देखिए नगर सेना का आधुनिकीकरण, नगर सेना जो होती है नगर रक्षा समिति, उसका आधुनिकीकरण पे 150 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे चुकी है, केंद्र सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी। नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, इसमें रहता है 434 करोड़ रुपए का, जिसमें केंद्र ने और राज्य सरकार ने 1 भी रुपया नहीं दिया। अब रही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की उन्नयन, जिसके ऊपर पूरे अपराध नियंत्रण होते हैं, 405 करोड़ का इसका प्रावधान है। उमेश जी, आप सुन रहे हैं कि पूरी लिस्ट यहाँ पर लेकर बैठे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है सिद्धार्थ जी पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं कि पहले की राशि अभी तक नहीं आई है और अब नया बजट लेकर सरकार आ रही है। इस पर आप कोई सफाई देना चाहेंगे? बिल्कुल कोई सफाई देना नहीं चाहूंगा, मैं तो सरकार का दृष्टिकोण रखना चाहूंगा। सरकार की दुकान परचून की, सरकार जो होती है वो जनता के लोक कल्याण के लिए काम करती है। सरकार का काम परचून की दुकान चलाना नहीं होता है। तो सरकार, सिद्धार्थ जी जब आप बोल रहे थे तब मैंने कुछ कहा था क्या? सिद्धार्थ जी जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ कहा था क्या? सिद्धार्थ जी आप तो इतने लंबे सारे आंकड़े गिना रहे थे, मैंने तो कुछ कहा नहीं। आप तो मेरे एक कटाक्ष में पर्ची गिना रहे, पैसा लगाया है और आप जनता को बेवकूफ बना रहे, भ्रमित करते हैं। नहीं, पिछले साल का बजट का पैसा आया नहीं है, सिद्धार्थ जी जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। 2000 करोड़ आप तो लंबी चौड़ी पांडुलिपि लेकर आ रहे हैं, सिर्फ आप धर्म के ऊपर लेकर आ गए। किस प्रकार से धर्म के लिए पैसा देंगे? सिर्फ आपको है ना वोट राजनीति के वाचन पर मैंने एक शब्द भी प्रत्युत्तर में नहीं कहा। जब मैं प्रत्युत्तर देना प्रारंभ कर रहा हूं तो आप चलिए सिद्धार्थ जी, आप उमेश जी को यहाँ पर उनकी बात रखने दीजिए। उमेश जी आप अपनी बात पूरी करिए। सिद्धार्थ जी आपने कितने सिलसिलेवार आंकड़े बताए और मैंने धैर्यपूर्वक आपको सुना है। अब सरकार का पक्ष मुझे रखने दीजिए। बोलिए उमेश जी, आप बहुत आदरणीय हैं, बहुत वरिष्ठ वक्ता हैं, कम से कम सत्यता की बात कीजिएगा। पिछले साल का बजट आया नहीं है और आप इस साल बजट पेश कर रहे हैं और आप इतनी योजनाएं ला रहे हो, पैसा कहां से लाएंगे ये बताइए। या आपकी इतनी सारी लंबी चौड़ी लिखी हुई जो वार्ता आपने पढ़ी है, मैंने कहा उससे असहमति व्यक्त करिए। मेरा तो यह कहना है कि सरकार जो होती है वो लोक कल्याण और जनहितैषी काम करने के लिए बनाई जाती है। सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता है। सरकार इस बात का आकलन नहीं करती है कि पिछले दफा का जो सीजन था उसमें हमको ये घाटा हो गया, ये नुकसान हो गया, हमको बड़े भाई से ये प्राप्त होना था वो नहीं मिल पाया। सरकार अपने प्रारब्ध पर चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो कोरोना के काल के बावजूद दो साल का जो कोरोना का भयानक संकट काल रहा है, उस भयानक संकट काल के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार की जो जीडीपी है वो कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की जो अर्थ विकास दर है वो कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर जो जनहितैषी योजनाएं थी उन पर कहीं रंचमात्र का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। सिद्धांत भाई जितनी सारी चिंता व्यक्त कर रहे थे, एक बार मैं सिद्धार्थ जी की बात जाना चाहूंगी, वो कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं। हमने अभिभाषण में तो अच्छी बातें यहाँ पर सुनी है राज्य सरकार की, एक बार सिद्धार्थ जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, फसल आदरणीय उमेश जी जो बात कह रहे थे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसान कल्याण कृषि विकास विभाग है जो, उसकी 19 योजनाएं थी, 19 योजनाएं में से मात्र 7 योजनाओं के लिए पैसा है। अब आप बता लीजिए 12 योजनाओं में पैसा कहाँ गया और क्यों नहीं आया? और आप जब विज्ञापन देते हैं तो विज्ञापनों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा के और योजनाओं की बात करते हैं, कृषि विकास योजना की, फलाना ढिमका, सिर्फ आप क्या विज्ञापन की सरकार चला रही क्या? नहीं, सरकार तो 15 साल से चल रही है। कांग्रेस पार्टी के इतने सारे रुदन के बाद चल रही है, आपकी इतनी सारी आलोचना के बाद चल रही है। आप लोग जो विपक्ष के नाते परंपरागत छाती कूटा करते हैं
उमेश उसके जी, बावजूद क्या हमारी कोई सरकार की सदन का रणनीति बातचीत है? में कैसे बातचीत विपक्ष का होता है। सामना आप करेंगे? क्या कोई रणनीति, नहीं, कोई प्लानिंग, किस तरह से आप विपक्ष का सामना करेंगे? जिस समय बजट आएगा, मैंने पहले भी विनयशीलता के साथ कहा है, अभी जो बजट आया नहीं है, सूतना कपाया झूलम से लट्टा लट्टा, अभी जो बजट आया नहीं है, अभी तो बजट सत्र की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से हमको भिड़ना ही नहीं पड़ रहा है। अभी तो कमलनाथ जी से दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे, दिग्विजय सिंह जी से कमलनाथ लड़ रहे। इन दोनों के बीच में जो है वो जीतू पटवारी जी की स्थिति यूक्रेन की तरह हो गई है। कमलनाथ जी रशिया की भांति भिड़ पड़े हैं, दिग्विजय सिंह जी ने नाटो की तरह पीठ दिखा दी है, और जीतू पटवारी जी चलिए ठीक है, तो हमें तो चलिए आप दोनों की बात हमने सुन ली है, हमारी जनता ने भी आप दोनों की बात सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो देख सकते हैं किस तरह से बजट सत्र की शुरुआत आज हुई है और पहले दिन इतना हंगामा देखने को मिल रहा है, तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि पूरे सत्र में किन किन मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ेगी, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, हंगामा होगा, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।